काउंट ऑफ कैवूर यानी कि कैमिलियो बेंसुकी, ठीक है, लेकिन इनको ज्यादातर हम काउंट कैवूर के ही नाम से जानते हैं, तो हम इनको यही बुलाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअली ये लीडर है इसीलिए इनको कैवूर बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनको बोलेंगे काउंट ऑफ कैवूर या फिर कैमिलियो बेंसी, दोनों ही नाम से ये फेमस है। अच्छा, इन्होंने किया क्या था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बड़े लीडर है जिन्होंने एक बहुत ही मुश्किल काम को कंप्लीट किया था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली मैंने पूरा कवर किया है, मैंने बायोग्राफी और माजीनी कवर की है, ठीक है, जिन्होंने लोगों को बताया कि इटली को यूनिफाई कैसे करें, जिन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया, जिन्होंने ये बोला कि इटली को एक रिपब्लिक बनाओ, डेमोक्रेसी बनाओ, जिन्होंने आइडियाज दिए। माजीनी की बायोग्राफी कवर्ड है, जिसको हार्ट ऑफ इटली भी बोला जाता है। दूसरा, गैरीबाल्डी की बायोग्राफी कवर की है मैंने। गैरीबाल्डी इतने ज्यादा वीर इंसान, कहीं पे भी रिबेलियन होता था, अगर मोनार्की के खिलाफ कहीं पे भी लड़ाई होती थी, गैरीबाल्डी पहुंच जाते थे। लीग ऑफ डेमोक्रेसी बना ली थी इन्होंने 1879 में, डेमोक्रेसी के लिए लड़ जाते थे। और ऐसे अगर लोग हो तो क्या बात है। इन्होंने इटली को यूनाइट किया, सिसिली स्टेट्स को गैरीबाल्डी ने जीता। आपको बता दूं कि गैरीबाल्डी का रुतबा कितना बड़ा था, आज भी इनका रुतबा बहुत बड़ा है। कहीं पे भी अगर रेवोल्यूशन या रिबेलियन होता है तो गैरीबाल्डी का नाम सबसे पहले आता है। गैरीबाल्डी जो थे, जब 1860 में इन्होंने सक्सेसफुली सेकेंड फेज को कंप्लीट किया और सिसिली को जीता और इटली को यूनिफाई किया, इब्राहिम लिंकन ने गैरीबाल्डी को फोन किया। इब्राहिम लिंकन ने फोन मतलब इन द सेंस की फोन तो नहीं, लेटर लिखा, ठीक है। इब्राहिम लिंकन ने गैरीबाल्डी से पूछा कि मैं चाहता हूं, क्योंकि उस समय आपको पता ही 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू होने वाला था, तो इब्राहिम लिंकन ने गैरीबाल्डी को बोला कि आप हमारे जनरल बन जाइए, ठीक है। अब इब्राहिम लिंकन की बायोग्राफी, अमेरिका का सिविल वॉर, मैंने पूरा कवर किया है। गैरीबाल्डी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बन तो जाऊंगा मैं आपका, लेकिन क्या आप स्लेवरी को खत्म करेंगे? मुझे इसका जवाब दीजिए। इब्राहिम लिंकन चुप, गैरीबाल्डी उनके जनरल नहीं बने। समझ रहे हैं? ऐसे थे गैरीबाल्डी, लोगों के लिए सोचते थे, लोगों के लिए लड़ते थे, और ऐसे लोगों को तो इतिहास हमेशा याद रखता है। गैरीबाल्डी को सॉर्ड ऑफ इटली बोला जाता है, इटली की तलवार। अब हम बात करेंगे तीसरे इंसान की, काउंट ऑफ कैवूर, कैमिलियो बेंसुकी। समझ रहे हैं? हम इनकी बात करेंगे। हम इनकी इसलिए बात करेंगे क्योंकि इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, इनको इटली का दिमाग बोला जाता है। इन्होंने डिप्लोमेसी दिखाई, जितने वॉर, ये जो नॉर्दर्न स्टेट को यूनिफाई किया, ये काउंट ऑफ कैवूर ने किया। इनकी डिप्लोमेसी के बदौलत ये इटली जो है वो यूनिफाई हुआ, तो इनका नाम सबसे बड़ा है। तो ये 3 लेक्चर यूनिफिकेशन ऑफ इटली को पूरा कंप्लीट कर देगा। आप ये 3 लेक्चर्स देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। साथ ही साथ आप एक और लेक्चर बिस्मार्क, बायोग्राफी और बिस्मार्क भी देख लीजिएगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली को साथ में समझिए, क्योंकि दोनों साथ में ही यूनिफाई हुए थे। 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हुआ, 1871 में जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हुआ। तो आज हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू। तो ऐसा है कि हम इटालियन यूनिफिकेशन की बात करते हैं। अब मैं इसकी कई बार बात कर चुका हूं, ठीक है। पिछले 2 लेक्चर से मैं आपको यही बता रहा हूं। माजीनी और गैरीबाल्डी की बायोग्राफी देखी ली होगी आपने, तो अब मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समझाऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि मैं शुरू के 10-15 मिनट इटालियन यूनिफिकेशन को समझा देता हूँ। तो इटालियन यूनिफिकेशन फिलहाल के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि ये 19th सेंचुरी में हुआ। 1871 में इटली को यूनिफाई किया गया। सबसे पहले आया हमारा रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो है वो 27 बीसी में, मतलब आज से 2000 साल पहले वो स्टैब्लिश हो गया। बाद में रोमन एम्पायर 2 में स्प्लिट हो गया, एक हो गया वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि बार बार उस पर हमले होते रहे। तो बचा खाली ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको बाइजेंटीन बोला जाता था, जो पूरे यूरोप तक 13th 14th सेंचुरी तक रूल करता था। फिर उसके बाद ऑटोमन्स आ गए और ऑटोमन्स ने कब्जा कर लिया। रोमन एम्पायर का मतलब बाइजेंटीन एम्पायर का, बाइजेंटियम का खात्मा हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं ऑटोमन्स ने रूल करना शुरू कर दिया। अब जब तक नेपोलियन नहीं आया था तो इटली जो है वो कुछ
किंगडम्स में डिवाइड था, मतलब स्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है। अब ये इटली यूनाइट नहीं था, समझ रहे हैं। ये पेनिनसुला जो है, ये जो आपको दिख रहा है, हालांकि रोम जो है वो हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, लेकिन ये इटली जो है वो पूरा का पूरा यूनाइट नहीं था, समझ गए। तो अब हम देखते हैं कि जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियनिक वॉर्स लड़े और उसने इटली और सारे ये तो यूरोप के काफी हिस्सों में अपना दबदबा जमा लिया। अब ये बड़ा ब्रूटल था। यहीं से ही लोगों में राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की भावना जग गई कि भैया नेपोलियन अगर हमको इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, अब ठीक है चलो 1815 में तो नेपोलियन की हार हुई, 1815 में नेपोलियन की हार हुई, लेकिन कल को अगर ऐसा ही हमला फिर से हमारे ऊपर हो गया तो हमको कौन बचाने आएगा, हम तो गए काम से। तो लोगों में यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जग गई और यही से ही हम देखते हैं कि लोग जो है वो एकीकरण की इनडायरेक्ट वे में मांग करने लगे और सीक्रेट सोसाइटीज भी बन गई यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि ऐसा था कि इटली में जो वियना कांग्रेस हुई 1815 में दोस्तों, वियना कांग्रेस हुई, बहुत ही फेमस है दोस्तों। अब वियना कांग्रेस में क्या बोला, ये वियना कांग्रेस में ये बोला कि सबसे पहले तो जो पूरा इटली का रीजन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये है पीडमोंट, और हम इसी की बात करेंगे, पीडमोंट और सार्डिनिया, यही मेन इटली है। मतलब एक तरीके से जो शुरुआत है वो यही से हुई। और ये आप देख सकते हैं ना, नीस, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसकी बात करेंगे, नीस और सेवॉय की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं पीडमोंट और सार्डिनिया बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड था, यहाँ पे राजा रूल करते थे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टस्कैनी, वेनेजिया, मिलियन, पार्मा, लोम्बार्डिया, ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, ठीक है। ये पहला किंगडम। उसके बाद था पेपल स्टेट जो पोप की अथॉरिटी, दूसरा किंगडम। और ये 2 सिसिलीज, ये बर्बन डायनेस्टी जो है, हालांकि फ्रांस के रिलेटिव थे, लेकिन बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन यहाँ पे रूल करते थे। तो ये 4 किंगडम थे 1815 में। वियना कांग्रेस ने पूरे पेनिनसुला को 3 किंगडम में बांट दिया। और ये वाला, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही था, ये चीज आप समझ गए। एक चीज और थी कि यहाँ पे वियना कांग्रेस ने ये बोल दिया कि अब हम नेशनलिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसा है कि इटली को आउटसाइड सपोर्ट तो मिलने से रहा, क्योंकि यूरोप इटली को कोई भी जो बड़ी पावर है वो यूनिफिकेशन को सपोर्ट नहीं करेगी। और यूरोपियंस, ब्रिटेन जिसमें सबसे ताकतवर, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये यूनिफिकेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तब तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ेगा, एक स्टेट बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और बैलेंस ऑफ पावर के लिए तो यूरोप में युद्ध होते थे। तो हम यहां देखते हैं दोस्तों कि नेशनलिज्म, मतलब आउटसाइड सपोर्ट तो है नहीं और नेशनलिज्म की भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो नेशनलिज्म अगर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो इनसाइड सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बन गई और माजीनी ने कार्बोनेरी को ज्वाइन किया, गैरीबल्डी ने भी कार्बोनेरी को ज्वाइन किया, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है। और उसके बाद फिर माजीनी ने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना ली यंग इटली के नाम से 1830s में। और उसके बाद यंग इटली जो सोसाइटी थी उसके नाम से पूरे यूरोप में सोसाइटीज बन गई, यंग पोलैंड, यंग स्विट्जरलैंड, यंग यूरोप। तो ये राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पे लोगों में जन्म लेने लगी। फिर ये एनलाइटनमेंट का भी पीरियड था, बहुत सारे फिलोसफर्स आए दोस्तों जिन्होंने लोगों की चेतना को जगाया। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, एमिली ड्यूथीन ने बोला था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो भी लोगों में यहाँ पे जगा दी गई। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और यही कारण बनी इटली के यूनिफिकेशन का। लेकिन आज हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड इसका देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसको अभी मैं बाद में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कैवूर पे वापस। देखिए एमिलियो वेंसो की बात करें तो इनका जन्म जो था वो 10 अगस्त 1810 में हुआ था, ठीक है, नेपोलियनिक रूल के दौरान, नेपोलियनिक रूल के दौरान, ठीक है, नेपोलियनिक रूल, सॉरी कभी कभी सिर्फ मुफ्तम हो जाता है। तो भैया नेपोलियन रूल कर रहे थे, वॉर हो रहे थे इधर उधर। अब एमिलियो की एक अच्छी बात ये थी, पढ़ते बहुत अच्छा थे, पढ़ते बहुत ज्यादा थे। दूसरी चीज, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, मतलब एक ऐसे परिवार में जन्मे जो बहुत अमीर था। इनके पिताजी बॉर्डर स्टेट्स के ऑलरेडी रूलर थे, तो इनके पिताजी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। और पहले जमाने में जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ज्यादा ताकतवर। आपको पता है कि कैमिलियो वेंसो के, मतलब कैवूर, क्या मैं इनको कैवूर ही बोलूंगा, ठीक है। कैवूर के गॉड फादर्स कौन थे? कैवूर के जो गॉड फादर थे, जो गॉड पेरेंट्स थे, मतलब इनके जो पिताजी और माताजी के अलावा जो इनकी देखभाल करेगा, वो नेपोलियन की बहन थी और उनके पति थे प्रिंस कैमिलियो। और प्रिंस कैमिलियो के नाम पे ही इनका नाम कैमिलियो वेंसो रखा गया, ठीक है। और नेपोलियन की बहन थी पॉलिन। नेपोलियन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि नेपोलियन से इनके रिश्ते थे, इनके परिवार के। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा इनके परिवार का दबदबा रहा होगा।
समझ रहे हैं आप? तो अब हम ये देखते हैं कि दो बच्चे थे, सेकंड सन थे, दो बेटे थे, माइकल गुसेपा, फ्रांसिस्को एंटोनियो बेंसो के, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, मिशेल है एक्चुअली। तो उनके दो बेटे थे, ये सेकंड सन थे। ठीक है, शुरुआत में दोनों भाइयों की पढ़ाई घर पे ही हुई, लेकिन बाद में मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया, ट्यूरिन की मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया जब ये 10 साल के थे। उसके बाद इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, मैथ्स बहुत बढ़िया, मतलब काफी साइंस और मैथ्स इनकी बड़ी अच्छी थी, तो इनको इंजीनियर कोर्स में भेज दिया गया। पीडमोंट सार्डिनिया की, अभी अब देखिए, अब याद रखिएगा सारी चीजें, है ना, पीडमोंट सार्डिनिया। ठीक है, यही एक्चुअली में रियल इटली उस समय यही था। ठीक है, तो ये जो किंगडम ऑफ सार्डिनिया यानी कि पीडमोंट सार्डिनिया की आर्मी में इनको भेज दिया गया 1827 में, मिलिट्री एकेडमी में जब ये पढ़े। ठीक है, 1824 तक तो ये घर पे ही पढ़े। ठीक है, लेकिन मतलब 1824 से 1820 तक जब मिलिट्री एकेडमी में गए ये, तो वो पीरियड ये बड़ा बोरिंग बताते हैं, बहुत ही बेकार पीरियड। अब इनका जो माइंड था ना, वो शुरू से ही लिबरल था। ये वो किताबों को पढ़ते थे जो उस समय इटली में, मतलब सार्डिनिया में बैन थी। कई बार इनको पकड़ लिया जाता था, अब कोई और होता तो उनको तो मार दिया जाता, लेकिन थे कैमिलियो बेंसो, इनके जो रिश्ते थे, मतलब शाही परिवार इनका, तो इनको छोड़ दिया जाता, लेकिन इनको पनिश बहुत किया जाता था। मिलिट्री एकेडमी है ना, एक बार ये ऐसी किताब पढ़ते हुए पकड़े गए जो बैन थी मिलिट्री एकेडमी में, तो इनको पता है 3 दिन बिना खाने के रखा था, खाली ब्रेड देते थे, ब्रेड के टुकड़े देते थे, वो भी ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा बनती नहीं थी इनको, और इनको भी परेशानी बहुत ज्यादा थी। तो स्कूल लाइफ जो थी, मतलब इनकी जो एकेडमिक लाइफ थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनका दिमाग ही अलग तरीके से काम करता था। ये जाग गए थे, अभी लोग नहीं जागे थे, लेकिन ये जाग गए थे। ठीक है, लेकिन पढ़ने में अच्छे थे, पढ़ते बहुत ज्यादा थे, लिबरल पॉलिसीज थी। हालांकि डेमोक्रेसी को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल यहाँ पे मेरिटोक्रेसी हो जाए, लिबरल पॉलिसी थी। ठीक है, ये सेंसरशिप हटाने की बात करते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे, लेकिन राजा रहे, राजा की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं गैरीबल्डी और कैमूर की कभी भी नहीं बनी। गैरीबल्डी और कैमूर की कभी बनी ही नहीं, लेकिन फिर भी दोनों ने इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम किया। अब हम ये देखते हैं कि ये थे इंजीनियर। ठीक है, आर्मी में इनको कमीशन किया गया, लेकिन बहुत ही जल्द इन्होंने रिजाइन कर दिया, मन ही नहीं लगा इनका आर्मी में। 1831 में छोड़ के आ गई घर पे अपने। उसके बाद इनकी फैमिली एस्टेट थी, वहां पे इन्होंने काम किया, और वहां पे 1832 से लेकर 1848 तक ये मेयर भी रहे ग्रिंजेन के। अब इनके पास, जैसा कि मैंने बताया, इनके पिताजी तो बहुत अमीर थे, वो प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गरीब होते तो शायद आज हम कैमूर के बारे में डिस्कस ना कर रहे होते, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा बहुत था, अब पैसे वालों की हमेशा इज्जत होती है, उस समय भी इज्जत होती थी। तो हुआ क्या, जानने के लिए इन्होंने पूरा यूरोप ट्रैवल किया। 1832 से लेकर 1842 तक, 10 साल तक ये पेरिस गए। पेरिस में इनको बड़ी अच्छी जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती थी, इनको बड़ी अच्छी लगी। ब्रिटेन गए, ब्रिटेन की पॉलिसी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। लंदन भी घूम के आए ये, नेदरलैंड भी गए, स्विट्जरलैंड तो आते ही जाते रहते थे। तो हर देश में गए, पूरा यूरोप घुमा और उनकी पॉलिसी को बहुत ही ध्यान से देखा, और इन्होंने कंक्लूजन यही बनाया कि भैया लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे इंसान थे कैमूर, दिल के अच्छे थे। एक रिफॉर्मर पास्टर थे, रिफॉर्मिस्ट पास्टर अलेक्जेंडर करके कुछ थे, वो इतना ज्यादा इनसे इंप्रेस हो गए थे, ऑफर दे डाला था, और समझ गए थे कि ये बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि ये बात करते थे कि चर्च और स्टेट को सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, ये चर्च में बिलीव नहीं करते थे, बिलीव इन द सेंस कि ये जो पेपल अथॉरिटी थी, मतलब क्रिश्चियनिटी में तो डेफिनेटली बिलीव करते ही थे, लेकिन जो पेपल अथॉरिटी थी उसमें बिलीव नहीं करते थे। ये इनका मानना था कि चर्च की जितनी ताकत है उसको कम करो, नहीं भी कम करो तो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे। जो राजा रूल कर रहा है, राजा को चर्च की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि भैया लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों का ब्रेन वॉश होता है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था उस समय। ब्रेन वॉश करने के लिए धर्म से अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना। धर्म को अगर आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करेंगे, जो वाकई में भगवान ने बताया है, जो वाकई में स्क्रिप्चर्स में लिखा है, तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर धर्म को आप गलत तरीके से यूज करेंगे, धर्म को तोड़ मरोड़ के यूज करेंगे, जो अक्सर होता है, तो लोग फिर गलत राह पे चलते हैं। ठीक है, तो लोगों के पास कोई राइट्स ही नहीं थे, लोग बोल नहीं सकते थे, और यहाँ पे राजा को बताना था कि मैं हूं गॉड फिगर।
अब गॉड फिगर की अथॉरिटी कौन देगा? चर्च देगा कि हाँ, राजा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, वही भगवान की वाणी है। तो इसीलिए कैवूर को यह लगता था कि चर्च और स्टेट को बिल्कुल अलग कर दो, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। भारत में भी हुआ था ना ये? किसने किया था? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स किसने किया था? ये मैंने उसकी बायोग्राफी भी बनाई है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कैवूर जो थे, शुरू में तो वो इटली के यूनिफिकेशन की बात नहीं करते थे, ठीक है। शुरू में वो चाहते थे कि बस ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया, ये जो लोम्बार्डी वाला एरिया और वेनिस, ये वेनिजिया, ये मिल जाए पीडमोंट और सार्डिनिया से। पूरे इटली के एकाकीकरण की बात नहीं करते थे, लेकिन बाद में इनके पास मौका मिल गया। एक्चुअली ये वाला जो पेपल स्टेट को छोड़ के ये वेनिजिया, लोम्बार्डी, टस्कैनी, मोडेना, ये वाले जो एरियाज है ना, ये ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था। ऑस्ट्रियन एम्पायर तो बहुत बड़ा था ना, बहुत ताकतवर। इटली के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये ऑस्ट्रियन एम्पायर था कि इसको कैसे हराएं। अब आप देखिए ना, ये स्विट्जरलैंड बगल में है, कितना खूबसूरत, इसीलिए आते जाते रहते थे, ठीक है ना। ये आपको सेवॉय दिखा, ये नीश, अभी इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से। हम ये देखते हैं दोस्तों कि कहानी आगे बढ़ती है पॉलिटिक्स में। आगे पॉलिटिक्स में हालांकि बहुत अच्छे ओरेटर नहीं थे, बोलते बहुत अच्छा नहीं थे, पढ़े लिखे बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा थे, फॉरेन घूमे थे, फॉरेन पॉलिसी इनकी बहुत बढ़िया थी, डिप्लोमेट बहुत अच्छा थे, दिमाग बहुत अच्छा था, लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे। लेकिन जन्मजात पॉलिटिशियन थे और गजब का इनका दिमाग था। प्लान करके चलते थे चीजों को, ऐसे ही हवा में नहीं फेंकते थे, प्लान करके चलते थे। लेकिन अभी तक एज सच इनके पास मौका नहीं आया। ये आ गया 1848 में, जब रेवोल्यूशन हुई, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये घर आ गए, मतलब मेयर तो थे ही है, लेकिन घर में भी रहते थे। अलग अलग एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इन्होंने आजमाई, ठीक है। हाँ, रेलवे के एक्सपेंशन की बात करते थे। ये बताते थे कि रेलवे का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेड एंड कॉमर्स की भी बात करते थे, एक लिबरल इकोनॉमी जो है वो बनाना चाहते थे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि ये जब मतलब 1848 तक ये एग्रीकल्चर और पेजेंट्स की भी बहुत ज्यादा बात करते थे, और इन्होंने अलग अलग एग्रीकल्चर टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। और अपनी जो फार्म थी, अपनी स्टेट थी, जो इनके फार्म हाउस थे, वहां पे कभी शुगर बीट्स उगा रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ उगा रहे हैं, कभी नए नए केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इन्होंने तो पीडमोंट एग्रीकल्चरल सोसाइटी भी बना ली। अब आइए पॉलिटिक्स में। अब 1848 में आपको पता ही कि रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। बहुत हो गया मोनार्की बहुत हो गया, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। फ्रांस से शुरू हुआ और ये इटली तक भी आया। इटली में भी कई जगह रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, लेकिन इसको सप्रेस कर दिया गया। अब इधर गैरीबाल्डी आ गए थे। गैरीबाल्डी ने कुछ टाइम के लिए रोम पे कब्जा कर लिया, ठीक है, लेकिन रोम में ये पेपल स्टेट्स थी। रोम, देखिए आप थोड़ा सा ये समझिए, अब मैं आपको समझाता हूं कायदे से, ठीक है। पेपल स्टेट्स कहां चला गया? ये रहा, ये पोप की अथॉरिटी थी। पोप को फ्रांस सपोर्ट करता था, ठीक है। फ्रांस पोप को, जहां पे भी पोप रहेगा, अगर पोप के ऊपर कोई खतरा आया तो फ्रांस अपने ट्रूप्स भेजेगा। तो जब यहां पे 1849 में, जब यहां पे कुछ वक्त के लिए गैरीबाल्डी की फोर्सेस को रेड शर्ट्स बोला जाता था, थाउजेंड्स एक्सपेडिशनरी भी बोला जाता था, मतलब 1000 लोगों को उन्होंने वॉलंटियर किया था और बैंड बजा दी थी। तो जब यहां पे कुछ वक्त के लिए गैरीबाल्डी ने पेपल स्टेट्स पे कब्जा किया, तो फ्रांस ने अपने ट्रूप्स भेज दिए और 3 जुलाई 1849 आते आते फ्रांस ने वापस स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। रेवोल्यूशन ज्यादा नहीं था, इसको इटली की फर्स्ट वॉर ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज थी। अब इसी दौरान दोस्तों पोप पायस भी आ गए थे, पोप पायस 9, ठीक है। ये भी 1846 में इन्होंने भी अपना तख्त संभाल लिया था, ये पोप बन गए। और ये बहुत टाइम तक, शायद 1870 के 1875, आप थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन 1870s तक तो ये पोप रहे, बहुत वक्त तक पोप रहे, 30 साल से ज्यादा तक पोप रहे। हालांकि इनकी पॉलिसी भी ठीक थी, लिबरल पॉलिसी थी इनकी, ठीक है। पेपल स्टेट में इन्हीं की पोप की चलती थी विद द बैकिंग ऑफ फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे इटालियन लिबरलिज्म की शुरुआत हो गई और इसी ने कैवूर को अट्रैक्ट किया कि अब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। तो पहले तो चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में वो चुन के नहीं आए थे, लेकिन बाद में बकायदा इलेक्शन वो चुन के आ गए। अब ये यहाँ पे चुन के आ गए और अब मतलब जो पार्लियामेंट थी कैवूर उसमें चुन के आ गए और अब ये डिप्लोमेसी अपनाएंगे, समझ रहे हैं। अब ये डिप्लोमेसी अपनाएंगे। 1848 में दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय बैटल ऑफ नोवारा भी हुई थी, ये जो रेवोल्यूशंस हुए थे, ठीक है। तो इसमें पीडमोंट और सार्डिनिया, अब आपको पता ही है ना, ये देखिए आगे हो रहा है,
चलिए अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो पीडमोंट सार्डिनिया के बिल्कुल बगल में है लोम्बार्डी, ठीक है, मतलब ये जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में देश है उनको लेने की कोशिश की और इसी चक्कर में बैटल ऑफ नोवारा हुई। अब बैटल ऑफ नोवारा जब लड़ी गई दोस्तों, तो इसमें ऑस्ट्रिया ने हरा दिया, पीडमोंट आर्मी को बुरी तरीके से हरा दिया, ठीक है। अब जब पीडमोंट आर्मी को हराया तो यहां पे हम देखते हैं चार्ल्स एल्बर्ट को अपनी थ्रोन को एब्डिकेट करना पड़ा, जो कि पीडमोंट के राजा थे। विक्टर इमैनुअल II आए। विक्टर इमैनुअल II चार्ल्स एल्बर्ट के बेटे थे और ये सपना लेके आया कि इटली को हम यूनिफाई कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इटली ये शुरू हो चुकी थी, खत्म भी हो चुकी थी, लेकिन लोगों में अब ये बात फैल गई थी कि हम इटली को एक कर सकते हैं और इटली के लिए लड़ सकते हैं। कैवूर को पार्लियामेंट में लाया गया। जब कैवूर को पार्लियामेंट में लाया गया दोस्तों, तो इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। तो अब देखिए, इनको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और मिनिस्टर ऑफ नेवी 1850 में बना दिया। अब ये इटली में एक्सपेंशन, मतलब पीडमोंट में एक्सपेंशन करने लगे, ठीक है। ये पीडमोंट की बात है। जब भी दोस्तों मैं